श्रोताओं नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारे जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटक है और वो है पर्यावरण। जी हाँ, हमारे चारों तरफ का वो प्राकृतिक आवरण जो हमें सरलता पूर्वक जीवन यापन करने में सहायक होता है, पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि वायु, जल, खाद्य पदार्थ और अनुकूल वातावरण। तो हम सभी का ये एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार कदम उठाते रहना। तो आज इसी विषय पर हमने एक महत्वपूर्ण परिचर्चा आयोजित की है, पर्यावरण संरक्षण में समाज और प्रशासन की भूमिका। हमारे साथ स्टूडियो में है उपखंड अधिकारी आदरणीय अशोक कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। और हमारे साथ हैं आदरणीय श्याम सुंदर जी जानी, एसोसिएट प्रोफेसर समाज शास्त्र, डूंगर कॉलेज बीकानेर और बीकानेर एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि संरक्षण संबंधी सर्वोच्च सम्मान लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित पर्यावरणविद। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मैम। और देखिए हमारे साथ हैं कविता जी, आदरणीय कविता जानी जी, और जो कि पारिवारिक वानिकी कार्यकर्ता है। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया मैम। जी, सबसे पहला सवाल मैं जानी साहब से करना चाहूंगी। जी, आप पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी पर्यावरण को लेकर उतना सचेत नहीं है जितने कि आप। तो आप किस तरह से एक आम आदमी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे, उन्हें क्या समझाएंगे कि पर्यावरण क्या है और इसके महत्व को वो कैसे समझे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। दरअसल जब हम एक आम व्यक्ति को पर्यावरणीय समझ कैसे हो इस मुद्दे पे बात करते हैं तो हमें इस मुद्दे को ऊपर से पकड़ना होगा। ऊपर से पकड़ने का मेरा मतलब ये है कि विश्व स्तर पर पर्यावरण की आज क्या समझ है। जी। पिछले 40-50 सालों से विकास को लेकर के और जो समझ रही है दुनिया की वो रही है जीडीपी की, कि आर्थिक विकास ही विकास है। लेकिन पिछले 2 दशक में एक बात बड़ी तेजी से दुनिया ने समझी है और वो ये कि आर्थिक विकास तभी मायने रखता है जब वो सस्टेनेबल हो, यानी वो धारणीय विकास हो। धारणीय विकास का मतलब ये है कि आप कुछ भी हासिल करें वो पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यानी सिर्फ इंसान ही नहीं, जीवन के जितने भी स्वरूप वर्तमान में हैं वो आगे भी बने रहें, इसके लिए हमें पर्यावरण को ठीक बनाए रखना होगा। तो आम आदमी के लिए पर्यावरण के महत्व या पर्यावरण की समझ का मतलब ये है कि वो ये समझे कि वो जो भी पैसे कमा रहा है, चाहे वो नौकरी से कमा रहा है, चाहे वो किसी और काम धंधे से कमा रहा है, वो पैसे जो हैं वो एक सीमा तक ही उसके पास में खुशियां ला सकते हैं। किसी भी व्यक्ति या परिवार में सांगोपांग खुशियां तभी आती है जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो, उनके आसपास का वातावरण ठीक हो, उनके बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से हो। और ये तब होता है जब प्रकृति का हर एक घटक स्वस्थ हो। तो वो सब घटक स्वस्थ हो तभी हमारे जेब में जो हर महीने पूंजी आ रही है उसका मायना है, वरना वो पूंजी या तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चली जाएगी या किसी और क्षेत्र में चली जाएगी और हमारी जो खुशियां हैं वो अधूरी रहेगी। तो आम आदमी के लिए पर्यावरण का मतलब ये है कि हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो, और वो तब होगा जब हमारा आसपास है वो ठीक होगा। चाहे हम पक्षियों की बात करें, चाहे पेड़ों की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हवा की बात करें, वो ठीक हो तभी हम मानेंगे कि हमारा जीवन ठीक है। आदमी इस पैरामीटर पे जीवन के ठीक होने को समझे, वही पर्यावरण है। जी, बहुत खूब, आपने बहुत सही कहा कि पर्यावरण को बचाना हमारी ड्यूटी ही नहीं बल्कि परम कर्तव्य है और हमें खुद भी जागरूक बनना होगा और जागरूकता को फैलाना होगा। और जानी साहब देखिए, एक बार दार्शनिक सुकरात से आपने भी पढ़ा होगा ये कि जब दार्शनिक सुकरात से किसी ने पूछा कि सुखी होने का रहस्य क्या है, तो उन्होंने पलटकर कहा कि तुम्हारा काम कितनी चीजों के बगैर चल सकता है। यानी कि मतलब साफ था कि आराम तलबी से जो आप उपभोक्तावाद और भौतिकतावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर वो आपके जीवन में ज्यादा हावी है तो आप सुखी नहीं हैं। और जब ये आपके जीवन में ज्यादा है तो जाहिर है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर ही भौतिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जो मैंने बात की सस्टेनेबिलिटी की, बस वो शुक्रात के शब्दों से वो बात पूरी होती है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी है वो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की बात करती है। यानी जितना कम में आपका काम चले। दुर्भाग्य से आज की जो हमारी बाजार आधारित समझ है वो स्टेटस कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देती है। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बैक टू बेसिक का समय आ गया है, कि हम अगर पर्यावरण के प्रति संजीदा हैं
तभी हमारे जीवन की सार्थकता है, वरना जितने आवरण, जितने उपकरण हमारे पास में है वो सब थोथे और भोथरे हैं। जी 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 जी। तो व्यक्ति से निकलकर हम आते हैं परिवार की तरफ। जी कविता जी, आप बताइए, एक महिला के रूप में आप पर्यावरण संरक्षण में आम महिलाओं की क्या भूमिका मानती हैं? पर्यावरण संरक्षण खुद अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि संरक्षण की कहाँ जरूरत है जी। जहाँ पे किसी चीज का खराबा हो गया और खराबे को ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है जी। एज ए ह्यूमन कि हमारी ही जिम्मेदारी है। और आप देखिए कि समाज में कोई भी अगर जिम्मेदारी निभाता है तो उसमें महिलाएं जो है वो पहले पायदान पे आती है कि वो हर चीज को जिम्मेदारी से निभाती हैं, चाहे आप पारिवारिक रिश्ते हो जी या समाज में किसी भी, मतलब कोई भी आप देखिए कि कोई फंक्शन होता है, रिचुअल्स होता है, किसी रिश्ते को निभाने की बात होती है, वहां महिलाएं बहुत अच्छे से अपना योगदान देती हैं और वो बहुत जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाती हैं। तो पर्यावरण को भी ही अगर हम एक जिम्मेदारी के रूप में लें तो हम देखेंगे कि महिलाएं वो जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाती हैं। और पारिवारिक वानिकी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि उसे परिवार का सदस्य बनाएं, पौधे को सदस्य बनाएं ताकि वो पेड़ बन सके। और इसमें महिलाओं की जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आप मान के चलिए कि एक बच्चे की भी जब परवरिश होती है तो उसमें महिलाओं को कहते हैं कि वो सबसे पहली ऐसी अध्यापक है जो बच्चे को शिक्षा देती है कि समाज में कैसे वो आगे बढ़े। और पौधे को भी वो जब पेड़ बनाएगी तो उसमें महिला ही घर में सबसे पहले उस पर ध्यान देती है और वो जिम्मेदारी को समझ के उसको बढ़ावा देती है जी। तो महिलाओं की मुझे लगता है कि सबसे पहला ये स्टेप है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा पाती है। बिल्कुल, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जब भी देखभाल शब्द की बात आती है तो महिलाएं अपने आप प्राथमिक भूमिका में आ जाती है और पर्यावरण देखभाल का विषय है। बिल्कुल सर, बहुत सही फरमाया कि पर्यावरण देखभाल का विषय है और महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो देखभाल जो शब्द है वो महिलाओं से ही ज्यादा जुड़ा हुआ है जी। चलिए सर, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और जानी जी, मैं आपसे भी इस पर प्रकाश डलवाना चाहूंगी कि संसद द्वारा 23 मई 1986 को ये अधिनियम पारित हुआ था और 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। तो इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य था यही कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में कानून बनाकर लागू करना। तो ये कितना लागू हुआ, इस पर तो मैं आपसे थोड़ा सा विचार साझा करना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले मैं अशोक जी की तरफ आती हूँ और इनसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रशासन किस तरह से पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। प्रशासन का जो पर्यावरण के क्षेत्र में हमें योगदान है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे अभी जानी जी ने बताया कि जैसे हमारी जो बॉडी है उसके अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, यदि वो प्रॉपरली काम करेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी प्रकार जो हमारा जो पर्यावरण है उसके अलग अलग अंग है, जैसे जल है, हमारी मृदा है और अपना जो वनस्पति है, फॉरेस्ट है, ये सारी चीजें यदि प्रॉपर रहेगी, शुद्ध रहेगी, तभी हमारा जो पर्यावरण जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो इसी चीज को देखते हुए जो हमारे राजस्थान सरकार है, भारत सरकार है, वो इन हर एक जो बिंदु पर है अपने जो है उन्होंने एक्ट बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं और एज ए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमें उन जो कानूनों को फील्ड में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की हमारी प्रॉपर जिम्मेदारी रहती है। और उस संदर्भ में जैसे अभी जो वर्तमान में जो हमारी मनरेगा योजना है तो उसमें एक बहुत अच्छे जो मॉडल, जैसे चारागाह विकास एक अच्छा मॉडल है जिसमें जो हमारी सरकारी जो भूमियां है उस पर मनरेगा योजना में चारागाह विकास करना, उसमें जो प्रॉपर जो है प्लांटेशन करवाना ताकि जो हमारे पशु है वो उसमें चर सकें और वाटर जो कंजर्वेशन भी हो सके। तो इसी प्रकार जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियों को भी रेगुलाइज किया है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड उनके ऊपर पालन किया जाए, जिससे कम से कम वो जो है हमारी वायु को प्रदूषित करें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्ट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो आए, जिससे पर्यावरण जो है हमारा संरक्षित रख सकें। उसी प्रकार जैसे अभी एनर्जी के क्षेत्र में अपन देखें तो ये जो ग्रीन एनर्जी है, जो सोलर पावर प्लांट्स जो भी है, तो एक बहुत बड़ा एक सब्स्टिट्यूट जो है हमें मिला है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और राजस्थान सरकार इस फील्ड में काफी अच्छा जो है अपना जो है योगदान दे रही है जी। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि सरकार ने इतनी सारी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए कर रखी है कि उस पर काम लगातार चल रहा है और एक आम आदमी को जोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों?
जी मैम, आम आदमी को इसलिए मैम जुड़ना जरूरी है क्योंकि जो हमारा समाज जो है व्यक्तियों से मिलके ही बना है, और जो हमारा जो पर्यावरण है, जो आज हमें जो मिला है वो एज ए विरासत में मिला है। हमारे पूर्वजों ने इसको बहुत संजो के और बहुत सहज के रखा है। इसको बचाने के लिए जो जैसे खेजड़ली बलिदान दिवस था, उसमें 363 जो लोगों ने इस वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो ये विश्व इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, और वो समाज ही है जिन्होंने इतना बड़ा जो अपना इन्वायरमेंट को इतना प्रोटेक्ट करके हमें आज सुपुर्द किया है। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम भी इसको एज इट इज जो है कम से कम अपनी फ्यूचर जनरेशन को डिलीवर करें। जी जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि हम आने वाली संतति के लिए इसको संरक्षित करें। तो जैनी जी, हम बात कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि सर ने बताया कि कानून भी लागू किए गए हैं, कानूनों का पालन कितना होता है, आप क्या कहेंगे? देखिए कि कानूनों के पालन की जिम्मेदारी सिर्फ एनफोर्समेंट जो अथॉरिटी या एजेंसी जो होती है, सिर्फ उन्हीं की ही नहीं होती है। अभी अशोक जी ने एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये ऐड करना चाहूँगा कि मैंने खुद पिछले 20 सालों में एक पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में ज़मीन पे काम करते हुए इस चीज़ को अनुभव किया है कि जो सकारात्मक सोच के साथ में अशोक जी जैसे युवा प्रशासनिक अधिकारी आते हैं सर्विसेज में, वो वास्तव में बहुत अच्छा योगदान कर पाते हैं। तो प्रशासन की बड़ी महती भूमिका है, लेकिन केवल हम प्रशासन के बलबूते पे सोच रहे हैं कि संसद या विधानसभा ने कानून बना दिया और आगे जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है वो उसे लागू करवाएंगे, तो बात अधूरी रह जाएगी। जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम है, ये अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इससे पहले 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना, उससे पहले हमने वन्य जीव संरक्षण को लेकर के और कानूनी प्रावधान किए। वो सारे प्रावधान सही रूप में जमीन पे लागू हो, इसके लिए समाज में जागरूकता की बड़ी जरूरत है, और उस जागरूकता की शुरुआत परिवार और स्कूल से होती है, और उसमें सबसे जो केंद्रीय भूमिका में है वो हमारी महिलाएं हैं। तो मैं फिर से एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी की हैसियत से ये कहना चाहूंगा कि इस मामले में हमें महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण से ही पर्यावरणीय सशक्तिकरण का रास्ता बनता है। जी, तो कविता जी, आप क्या विचार रखना चाहेंगी? जैसा कि जानी जी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करना होगा। जी बिल्कुल, महिलाओं को सशक्त करना होगा। इसमें हम अपने उदाहरण देखेंगे कि पर्यावरण के प्रति सबसे जो संजीदा महिला रही हैं, वो देखिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पर्यावरण के लिए सबसे पहले उन्होंने स्टेप उठाए थे। और जैसा कि अशोक जी ने भी कहा है कि अभी खेजड़ली दिवस था, तो उसमें आप देखिए कि महिलाएं ने ही बलिदान दिया था माता अमृता देवी में। बिल्कुल, लगवाई उन्होंने ही की थी। जी बिल्कुल। तो महिलाएं जब उस समय में आगे आ सकती हैं, तो आज क्यों नहीं? अब आप देखेंगे कि पंचायती राज में जरूर 1/3% महिलाओं को जगह दी है, उनकी भागीदारी है, लेकिन फिर भी आज पुरुष उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा समाज के नाम पे। समाज क्या है? हम ही तो समाज है जी, और समाज हमसे मिलके बना है। तो क्योंकि मैं ये बात इसलिए महसूस कर रही हूँ कि जब पारिवारिक वानिकी के इस कॉन्सेप्ट पे जब हम गांव में जाते हैं, प्लांटेशन करवाते हैं, जानी जी के साथ जाती हूँ जब मैं, तो महिला सरपंच होते हुए भी वो बाहर नहीं निकलती। मुझे उनको जाके कन्विंस करना पड़ता है, अपनी भाषा में उनको बोलना पड़ता है कि आप आगे आए। तो जब मैं जाती हूँ तो उनका भी हौसला होता है कि वो भी इस तरह से आगे आए। जी, तो यानी कि वो अपने घूंघट से बाहर आए तो कुछ सोचे और समझे। बिल्कुल, उन्हें मौका मिला है, जब सरकार ने अथॉरिटी दी है, उन्हें सशक्त करना होगा और उन्हें जागरूक करने की जरूरत है, और वो जागरूकता आप फैलाने का कार्य कर रही हैं। तो आप सैल्यूट की हकदार हैं कविता जी। बिल्कुल, आपने सही फरमाया जी। मैंने भी ये चीज महसूस की जब से कविता ने मेरे साथ में जाना शुरू किया, उसके बाद में मैंने ये महसूस किया कि मेरे लिए चुनौतियां कम हो गई हैं गाँव में। और क्योंकि मैं जाता था सिर्फ पुरुषों से संवाद होता था, और उसमें महिलाएं हैं उनसे संवाद, तो उनका फीडबैक ही मुझे नहीं मिल पाता था, और अधिकतर मामलों में तो महिलाएं आती नहीं थी कार्यक्रमों में। बिल्कुल सर। तो अब जब कविता जाती है तो इसको देख करके महिलाएं आ जाती हैं जी, तो उसका ये और ये उनको वहां पे प्रोत्साहित भी करती हैं, और काफी काम आपका सरल हो जाता है। जो बात आप नहीं कह पाते वो कविता जी अपने शब्दों से कहकर उन्हें थोड़ा सा जागरूक करती है। जी। तो सर, अथर्ववेद के 12वें कांड का जो प्रथम पृथ्वी सूक्त है, कि इस सूक्त में पृथ्वी के समस्त चराचर के जो प्रति ऋषि की चिंता मुखरित हुई है, और वो आज अपने रचनाकाल के समय से ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होती है। आप क्या कहेंगे?
हाँ, बिल्कुल ठीक बात है जी, क्योंकि जो पर्यावरण है वो एक ऐसा विषय है कि वो हमेशा हमारे साथ में रहने वाला है। और अब हमने जो संकट है वो बढ़ा दिया है, हमारी जो आवश्यकताएं उनका फलक हमने इतना फैला दिया है और उनका कोई अंत कहीं होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जी, जी। तो इस कारण वास्तव में उस समय उन्होंने जो इंगित किया था हमें सूत्र रूप में, वो वास्तव में आज हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक है। हम आपने जब अथर्ववेद की बात की तो मुझे 500 साल पहले के हमारी इसी धरती के दो महान पर्यावरणविदों का ख्याल आया, जाम्बोजी और जसनाथ जी। उन्होंने भी, मैं जब भी उनके बारे में जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने उस समय जो कहा वो उस समय के मुकाबले आज ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। बिल्कुल सर, तो इसीलिए हमें ऐसी बातों को कालजयी कहते हैं। बिल्कुल सर। तो जो हमारा सूक्त है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। ये व्यापक है, ये विराट है और इसमें सागर, नदी, झील, पहाड़, वन से लेकर 84 लाख प्रजातियां सम्मिलित हैं। ये इसका एक अर्थ है जो कि अपने आप में बहुत गहन अर्थ लिए हुए है। तो जो पृथ्वी सूत्र तो आज इसलिए भी हम प्रासंगिक मान रहे हैं, ऐसा हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे कि विज्ञान के जो दंभ में मानव की जो कुप्रवृत्तियों ने माता रूपेण पृथ्वी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसी का परिणाम था, उसी की परिणति थी एक कोशिकीय अर्धजीव कोरोना का महाआतंक। जी बिल्कुल। और आप ये देखिए कि कोरोना तो चूंकि एक पेंडेमिक के रूप में फैल गया, तो ये भी हम जो बात कर रहे हैं कि हमने जो पृथ्वी के ऊपर जितने अनगिनत अत्याचार किए हैं उसकी परिणति के रूप में हम फल भोग रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे थे कि जो हमारे ऋषि मुनि कह गए वो आज कितने प्रासंगिक है, क्या हम इस पर विचार कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर पा रहे, और इस पे विचार करने की बड़ी महती जरूरत भी है हमें। जी, तो जानी साहब, मैं आप ही से अगला प्रश्न करना चाहूंगी कि समाज से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप समाज में इतना काम कर रहे हैं, अपने दम पर काम कर रहे हैं, तो समाज की पर्यावरण को लेकर स्वयं क्या भूमिका होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, समाज को क्या है कि नैतिक रूप से ऊंचा उठना होगा। अभी संकट ये हो गया है कि हमारी जो सामाजिकता है और इसी रूप में हम दूसरे सारे प्राणियों से अलग है, वो सामाजिकता नैतिकता के ऊपर खड़ी है। अगर हम नैतिकता को निकाल दें तो हमारी धार्मिकता है वो धराशायी हो जाएगी और हमारे जो संबंधों के दूसरे सारे पक्ष हैं वो धराशायी हो जाएंगे। तो जो नैतिकता है वो, मैं नैतिकता कोई आस्था मानता हूं, तो हमें बहुत ज्यादा नैतिक होने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही नैतिक होंगे हम जिम्मेदार हो जाएंगे और जिम्मेदार होंगे तभी पर्यावरण है वो ठीक होगा। और इसी जिम्मेदारी को बताने के लिए ही ये सारे ऋषि मुनियों ने इतनी मेहनत की और हमारे लिए इस तरह के खूबसूरत और ग्रहणीय टेक्स्ट वो छोड़ करके गए हैं। और उसी के आधार पे हमारे लोक गीतों और रीति रिवाजों की रचना हुई कि उस नैतिकता को हम भूले नहीं। तो उस नैतिकता के लिए बड़ा जरूरी है कि हर सुबह उठते ही हम ये सोचें कि मनुष्य के रूप में मेरी ड्यूटीज क्या हैं, और शाम को खुद को चेक करें। तो जब तक हम हमारी हैबिट्स का और हमारी एक्शन का अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तब तक हम जो है उस तरफ हमारा एक्शन है वो ओरिएंट ही नहीं होगा। तब तक पर्यावरण की बात है उसको मैं ये कहूंगा कि ये रेटोरिक ज्यादा रहेगा, रियलिटी कम रहेगी। जी अशोक जी, आप तो उपखंड अधिकारी हैं, समाज से रूबरू होते हैं, समाज के बहुत सारे लोगों से आपका मिलना मिलाना होता है। समाज की भूमिका कितनी सशक्त है, समाज कितना जागरूक है आपकी नजर में? मैम, समाज की जो भूमिका है वो इस संदर्भ में मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी जो मशीनीकरण हुआ है तो हमारा जो खेतों के अंदर जैसे लगातार जो ट्रैक्टर चलते हैं तो उससे नए पौधे जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। मैंने श्याम जी के साथ इस बारे में भी चर्चा की थी, तो उन्होंने काफ़ी इन्होंने भी इनोवेशन उसमें किए है। तो हम देख रहे हैं कि जो पुराने जो समय में आज से 20 साल पहले जब ट्रैक्टर का प्रचलन कम था तो खेत में जो नए प्लांट्स जो है नेचुरली लग भी रहे थे, बड़े भी हो रहे थे, लेकिन मशीनीकरण के साथ साथ में वो डेवलप नहीं हो पा रहे, कट जाते हैं जी। तो इस दिशा में जो है हमें समाज को और ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, और श्याम जी जो है इस फील्ड में अच्छा कर भी रहे हैं, ताकि जो है नेचुरली जो वनस्पति हमारी उगती रहे और पर्यावरण को एक उसका लाभ मिलता रहे। उसके अलावा भी है, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में हम देखें तो कोई ओकेजन है, जैसे किसी का जन्मदिन है या विवाह है या एनिवर्सरी है, तो उस दिवस को भी हम पर्यावरण के साथ कनेक्ट करके उस दिन वृक्षारोपण कर दिया। तो लेकिन सर, हम तो महंगे से महंगे तोहफे देना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम एक ये सोच अलग हटकर बना लें कि एक वृक्ष उनको दे देंगे या एक पौधा हम रोपित कर देंगे, ऐसी सोच कब तक हो पाएगी? आम आदमी इस सोच में कब तक आएगा?
आम आदमी को हमें मैम ये एहसास कराना पड़ेगा कि जो ये पौधा जो है ये मात्र 10 रुपए या 20 रुपए का पौधा नहीं है, इसकी इकोनॉमिक जो वैल्यू है वो लाखों करोड़ों की है। उसकी यदि हम एज काउंट करें और वो कितनी ऑक्सीजन देता है, कितना फ्रूट्स देगा और कितना वो जो है भूमि को जो कंजर्व करेगा, उसकी कॉस्ट को मिलाए तो वो एक अमूल्य चीज है। तो ये उनको एहसास हो जाएगा तो ये जो भौतिक तोपों से वो हटके और इस पर्यावरण के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी सही आपने बात कही। और जो इकोनॉमिक वैल्यू की आपने बात कही, इसके साथ में एक वैल्यू और जुड़ती है, वो इकोलॉजिकल वैल्यू। जो आपने पहले बात कही कि हमें जो हमारे अपने आप उगने वाले पादप है उनको कैसे बचाएं, इसके लिए समाज को जागरूक करना होगा। ये बात इकोलॉजिकल वैल्यू से जुड़ती है। और इसको हम अगर बहुत देशी भाषा में कहें तो ये होगा कि समाज है वो पर्यावरण को सहेजने वाला बने, क्योंकि समाज ने पर्यावरण को सहेजा है। ये ही समाज का सबसे बड़ा रोल है। और समाज अगर जिम्मेदार होगा तो बाकी ऑर्गन है वो अपने आप जिम्मेदार हो जाएंगे, क्योंकि समाज है वो सब ऑर्गन्स जो है एक तरह से हमारी चेतना की धुरी है। जी, लेकिन जैनी जी, आज परिधान से लेकर खानपान और ज्ञान से लेकर सम्मान और उत्पादन से लेकर उपभोग और विकास से लेकर विनाश और समझने से लेकर विचारने तक सभी कुछ पश्चिमी हो गया है। आप देख ही रहे हैं, पश्चिमी तौर तरीकों को अपनाने लगे हैं, उसी को अपनी जिंदगी का अंग मानने लगे हैं। तो आज समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग, एक वर्ग की मैं बात कर रही हूँ, वो ये मानकर चलता है कि हम उस संस्कृति में विश्वास नहीं रखते जो दकियानुसी है, परंपरावादी है, जो पेड़ पौधों को ईश्वर का वास मानता है, उसमें ईश्वर का वास मानता है। और वही भारत की जनता का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो अपनी परंपराओं को मानता है, अपनी संस्कृति को भी मानता है, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी है और वो विश्वसनीय भी मानता है। वो तुलसी को, पीपल को, वट वृक्ष को, खेजड़ी को, इन सभी वृक्षों को देवतुल्य भी मानता है। तो उनकी पूजा करता है, उन्हें संजो कर रखता है। तो अशोक जी, आप ही बताइए, जब हम बात कर रहे हैं दो वर्गों की, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस बटे हुए समाज को कैसे आप एक सार करेंगे, कैसे एक साथ मिलाएंगे और इस तरह के बटे हुए समाज से प्रशासन की क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? हाँ, इस बारे में मेरा ये मानना है कि भले ही विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन हम जो सांस ले रहे हैं वो पर्यावरण तो एक ही है। तो दोनों वर्गों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मिलके इसको जो है संरक्षित करें, इसको संरक्षण करें। उसमें हमारी जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, जो हम ऐतिहासिक रूप से जिनको बिलीव कर रहे हैं, वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अमूल्य भूमिका निभाई है, तो उनका भी हमें पूरा सम्मान करना चाहिए। और दूसरा जो वर्ग जिनकी तरफ आप संकेत कर रहे हैं, जो विकास की दौड़ में आगे बढ़ाना चाहता है, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि पर्यावरण जो है दोनों के लिए है। जी, तो कविता जी आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, इसमें महिलाएं देखिए कि अगर ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो वो तुलसी और इन सब को मानने लगे, लेकिन आप ये देखिए कि ये चीजें आई कहाँ से? ये शहरों से चल के आई है। गाँव की महिलाएं पहले आप देखिए कि पेड़ पौधों को पूजती थी, लेकिन अब समाज के अंदर जो शहरों से चीजें हैं वो या बनावटी इन चीजों में ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो मेरी यही है कि आप अगर प्रकृति से मेनली जुड़े, प्रकृति शब्द अपने आप में क्या है? महिला सूचक है। तो अगर आप इस चीज से जुड़ाव करें तो शायद महिलाएं इसमें ज्यादा अच्छे से योगदान दे पाएंगी। लेकिन कविता जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। मानती हैं आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए प्रदूषित जो पर्यावरण के प्रति हमारा एक विशेष दायित्व बन जाता है। चूंकि आप पारिवारिक वानिकी से जुड़ी हैं और पर्यावरण को लेकर लंबे समय से कार्य कर रही हैं, महिलाओं को जागरूक तो आप कर रही हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं को आप किस तरह से जागरूक करती हैं, ये तो आप बताइए ही, लेकिन साथ ही समाज से और पुरुषों से आप क्या उम्मीद रखती हैं? जैनी साहब आपके साथ लगातार जाते हैं, आप जैनी साहब से और क्या उम्मीद रखती हैं, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी। जी, मैं ये कहूंगी कि महिलाओं को जागरूक देखिए हम इस तरह से करते हैं कि अगर आपका वातावरण सही है, अब पहले सबसे पहले अगर आपका घर सही है, घर का वातावरण सही है, तो वो उस वातावरण में पर्यावरण कितनी भूमिका निभा रहा है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक है, उनका कंसंट्रेशन लेवल ठीक है, तो वो सब कौन संभाल रहा है? एक महिलाएं उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है कि अपने आसपास के वातावरण को ठीक रख रही है, उससे उनका परिवार स्वस्थ है तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा सही हैं, स्टेबल हैं, स्वस्थ हैं, तो आप आगे प्रगति कर पाएंगे। और इसमें मैं पुरुषों से यही उम्मीद रखती हूँ कि वो महिलाओं को
दूसरे सेक्टर्स में भी आगे आने दें जी। अब आप देखिए कि महिलाएं खेत में काम करके आती है तो उसके बाद वो घर में आके भी काम करती हैं, वो थकती नहीं है। और पुरुष अगर वो खेत में काम करके आता है और वो घर पे आके सीधा आराम करता है और उनको पका हुआ खाना और वो सब चाहिए, वो थक जाता है। हाँ जी, वो सामाजिक अतिक्रमण कम करे पुरुष। तो जब महिलाएं उस सेक्टर में काम करके घर को दोनों तरफ संभाल सकती है तो दूसरे सेक्टर्स में भी महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए बड़े बड़े जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, विचारक हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को माना है। टॉल्स्टॉय ने कहा था कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो उसकी जो पहली शर्त है वो ये है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच जुड़ाव बना रहे। और दूसरी बात हमारे बापू ने ये कहा था, एक महत्वपूर्ण वक्तव्य में ये कहा था कि हमारी धरती अपने सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो बखूबी कर सकती है, लेकिन उनके लालच और हवस की पूर्ति कतई नहीं कर सकती, है ना। और इसी के अलावा मैंने एक जगह पढ़ा था कि इंग्लैंड के कवि हैं लुई मैकनिस, उन्होंने अपनी कविता में जैनी साहब ये कहा कि किस प्रकार अजन्मे बच्चे, जो बच्चे अभी जन्मे ही नहीं है, वो प्रार्थना करते हैं कोख में कि यदि हमें स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और हरी भरी धरती नहीं मिलती तो हमें जन्म लेने से पूर्व ही मार दिया जाए, इस कोख में ही मार दिया जाए। विकलांग रूप में जन्म लेकर हम क्या करेंगे, इससे तो अच्छा है कि हमें जन्म ही ना मिले। तो मैं आप सभी से ही जानना चाहती हूं अब कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो एक बड़ी डिबेट चल रही है कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल जी, तो ये अभी क्या है कि प्लेनेटरी कॉन्शियसनेस की बात हो रही है कि पूरा जगत है जो हमारी भारतीय दर्शन में है कि पूरा जगत वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं जी। तो हम तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मुखर जो है वो झंडा बरदार रहे हैं हजारों सालों से, जब से हमारी सभ्यता है। तो अब वो सारी चीजें इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी ने जोड़ दी है। तो हम थिंक ग्लोबल का मतलब यही है कि एक दूसरे से कनेक्टेड रूप में हम सोचें, लेकिन हम हमारी जड़ों को भूलें नहीं जी। तो उस रूप में हमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। जो अच्छी चीजें उनको अडॉप्ट करें, खराब चीजें उनसे बचें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अशोक कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे क्या प्रयास हों? जैसे जानी जी ने ठीक ही बताया कि ग्लोबल लेवल पे हमारे जो प्रत्येक राष्ट्र है उसका नैतिक दायित्व है, क्योंकि हमने जो है भूमि के ऊपर तो अपनी रेखाएं खींच दी है, लेकिन हम एक कॉमन पर्यावरण शेयर करते हैं तो इसका संरक्षण जो है सभी करें। जैसे रिसेंटली कुछ साल पहले हमने देखा कि ओजोन परत में छेद हो गया, तो पूरा विश्व जो है उसके लिए चिंतित हो गया कि धरती का अस्तित्व क्या होगा। और इस बारे में पूरे विश्व ने एक साथ काम किया और हमने काफी उस प्रॉब्लम को जो है रिकवर किया। तो कविता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी सम्मेलन होते हैं और जो भी देश या व्यक्ति जो उसमें भाग लेते हैं, वो जो बात वहां कर रहे हैं उसको व्यवहारिकता में वो कितना कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो कमेटी या सम्मेलन होते हैं उसमें वो उनका फीडबैक लेना चाहिए कि जो पिछली बार ये बात हुई थी उस पे किस देश ने या किस व्यक्ति ने कितना कार्य किया है। जी, तो मैं अपनी बात देखिए मत्स्य पुराण में उल्लेखित एक श्लोक के साथ समाप्त करना चाहूंगी कि दश कूप समावापी दश वापी समो हृदय, दश हृदय समो पुत्रो, दश पुत्रो समुद्रम। अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, जैसा कि आपने भी शुरू में कहा था कि 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। हाँ, बहुत अच्छा ये श्लोक है। इसमें आज के समय के हिसाब से मैं विनम्रता के साथ एक संशोधन करना चाहूंगा कि हम पुत्र की जगह संतति शब्द का प्रयोग करें, तो ये जेंडर न्यूट्रल भी होगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो वही आप सभी से ये गुजारिश है श्रोताओं की प्रकृति का न करें हरण, आइए बचाएं हम पर्यावरण। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार इस शानदार वार्तालाप के लिए। जी धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज हमारी परिचर्चा का विषय था पर्यावरण संरक्षण में समाज और प्रशासन की भूमिका। हमारे साथ थे पर्यावरणविद श्याम सुंदर जैनी साहब, उपखंड अधिकारी अशोक कुमार साहब और पारिवारिक वानिकी कार्यकर्ता कविता जैनी साहिबा। तो आप सभी का एक बार पुनः आभार। आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया और एक महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। और अब मैं मंदाकिनी जोशी चाहती हूँ इजाजत इस कार्यक्रम से, ये आपको बताते हुए कि इस परिचर्चा के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक बिश्नोई, तकनीकी सहयोग आलोक साहनी का। और अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।